राजीव जी, ये सब चीजें जो हैं इंडिया के लिए, विपक्षी गठबंधन के लिए बहुत बड़ी चेतावनियां हैं। ये विपक्षी गठबंधन को मालूम पड़ जाना चाहिए कि अगर अब भी वो लोग एक एक दो दो सीटों पर झगड़ते रहे तो उनका क्या हाल होने वाला है। देखिए, महाराष्ट्र में सबको मालूम था कि विधानसभा अध्यक्ष का यही फैसला आने वाला है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए और इसके लिए इस साल की तारीख रखी थी कि इस साल के अंत तक यह फैसला हो जाना चाहिए। लेकिन 1.5-2 साल हो रहे हैं, अभी तक उस फैसले को लगातार लटकाया जाता रहा और उसके बाद भी वही फैसला हुआ जिसके बारे में सबको मालूम था कि यह न तो किसी भी रूप से महाराष्ट्र की जनता को स्वीकार्य है, न शिवसेना के कार्यकर्ताओं को स्वीकार्य है, न नैतिक दृष्टि से उचित है, न कानूनी दृष्टि से उचित है। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में जो हो रहा है वो उसमें आप कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में इसी तरह सरकार गिराई गई, कर्नाटक में इसी तरह की सरकार बनाई गई, महाराष्ट्र अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। कितने राज्य गिनवाए हम आपको। और महाराष्ट्र में यह होने से जो सबसे बड़ा राजनीतिक फॉलआउट होगा वो ये होगा कि जो करीब करीब बातचीत तय हो गई है, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एनसीपी, कांग्रेस, तो ये अब नतीजे में पहुंच जाएगी। वहां पे अब ज्यादा झगड़ा नहीं बचा है, 1-2 सीटों का बचा है और वो खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि हमने कहा कि ये ऐसी चेतावनियां हैं कि जिनको अब इंडिया गठबंधन को सुनना ही पड़ेगा। और इंडिया गठबंधन से हमारा मतलब है हर दल को। कोई भी दल ऐसा नहीं है जो इस वक्त बचा हुआ हो या अपने आप को सुरक्षित समझ रहा हो। 2-2 मुख्यमंत्रियों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटका रखी है। कभी इससे पहले सुना कि 2 मुख्यमंत्री, शिबू सोरेन झारखंड के और दिल्ली के केजरीवाल, कभी भी किसी भी क्षण वो गिरफ्तार हो सकते हैं। और मणिपुर में प्रधानमंत्री खुद नहीं गए। राहुल गांधी की ये दूसरी यात्रा की शुरुआत वहां से होने जा रही है। एक यात्रा वो उस वक्त करके आए जब मणिपुर सबसे ज्यादा जल रहा था और वहां जाके उन्होंने दोनों समुदायों से मुलाकात की, उनके दुख दर्द सुने और आके बताया कि वहां कितनी गंभीर स्थिति है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। और अब अपनी यात्रा जो राहुल निकाल रहे हैं चुनाव से ठीक पहले, उन्हें क्या जरूरत थी मणिपुर चुनने की? वो कहीं से भी निकाल सकते थे। लेकिन वो इसीलिए निकाल रहे हैं कि भाई मणिपुर पे ध्यान दो। 8 महीने से ज्यादा हो गए, कितने लोग मरे हैं अब तो उनका कोई हिसाब भी नहीं है। कुछ लाशों का पता चलता है और कुछ डेड बॉडीज का अब पता भी नहीं चलता है। और ऐसे में वहां की जो राज्य सरकार है, जिसके ऊपर इस पूरे जनसंहार का आरोप है, सारे विपक्षी दल, मणिपुर के विपक्षी दल कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की शह पर ही ये सारा का सारा नियोजित नरसंहार वहां पे हो रहा है। और अब वो कह रहे हैं कि आप मणिपुर से यात्रा ही नहीं निकाल सकते। ये देश में क्या हो रहा है? क्या कभी ऐसा सुना आपने कि मणिपुर से आप यात्रा नहीं निकाल सकते? इसका मतलब इसके बाद वाले राज्यों में भी जहां जहां इनकी सरकारें हैं वो यही कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राहुल की इस दूसरी यात्रा से वो और ज्यादा डरे हुए हैं, और ज्यादा घबराहट फैल गई है कि चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी की यात्रा जो डेंट करने वाली है, राहुल गांधी की यात्रा जो देश में माहौल बनाने वाली है, उसका मुकाबला वो राजनीतिक रूप से नहीं कर सकते हैं और उसका मुकाबला वो इस यात्रा को रोक के ही कर सकते हैं। लेकिन अब आपको मालूम है, सबको मालूम है कि राहुल में जो एक खासियत है, सबसे बड़ी हर आदमी में गुण सब होते हैं, और राहुल का एक गुण जो सबसे विशिष्ट है, जो आज की राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है, वो है बिना डरे लगातार लड़ते रहना, हताश नहीं होना। तो राहुल गांधी श्रीनगर में, आपको याद है कश्मीर के अंदर जब जा रहे थे तो वहां उनकी यात्रा रोक दी गई थी, लेकिन राहुल वहां पे भी पैदल चलते रहे और श्रीनगर पहुंचे थे। बहुत उन्हें चेतावनी दी गई कि आप कश्मीर में पैदल नहीं चल सकते,
लेकिन राहुल चले। तो अब जो है इस बात को विपक्षी गठबंधन को बहुत साफ साफ समझ जाना चाहिए कि यह उनके पास आखिरी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इसके बाद मोदी जी का हैट्रिक हो गया तो ये यात्रा रोकने की बात तो अलग है, ये विपक्षी नेता घरों से भी नहीं निकल पाएंगे। और इसीलिए राहुल गांधी इतने साहस का काम कर रहे हैं, एक यात्रा फिर से निकाल रहे हैं सारे विपक्ष। राजीव जी, यात्रा का जहां तक सवाल है तो बहुत बड़ी तादाद में पत्रकार जो है मणिपुर पहुंच रहे हैं, और आज जब यह खबर आई कि वहां की राज्य सरकार इसकी इजाजत नहीं देगी तो और भी बड़ी तादाद में पत्रकारों ने वहां पहुंचने के लिए अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आप समझ सकते हैं कि यात्रा को रोकने से यह कितना बड़ा इवेंट बन गया है। अभी आप कह रहे थे कि वहां पे कहा है कि कोई नहीं आएगा, राहुल अकेले चलें। आप कल्पना कीजिए कि राहुल तो चलेंगे, राहुल तो उस जगह तक पहुंचेंगे जहां से उनको रवाना होना है, और राहुल अगर अकेले चलना शुरू कर दिए, बाकी सबको रोक लिया, तो आप सोचिए कि दुनिया भर में वो वीडियो किस तरह के बनेंगे, कितने शानदार वीडियो बनेंगे कि एक अकेला आदमी राहुल गांधी अकेला चला जा रहा है और राहुल को किसी की परवाह नहीं है, वो चलते रहेंगे अकेले। और राहुल का अकेला चलना इन लोगों की सारी राजनीति को फ्लॉप कर देगा। एक बड़ी सिंपल धारा होती है सीआरपीसी की 144, प्रक्रिया संबंधी धारा होती है। ये 144 लगाकर आप कहीं पे भी रोक सकते हैं कि वहां पे इतने आदमियों से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन इसका उपयोग बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए, राहुल गांधी जैसे नेता के लिए कभी नहीं किया जाता है। ये कहते हैं कि 70 साल में क्या किया। 70 साल में कांग्रेस के विरोधी दलों ने देश भर में आंदोलन किए, लगातार आंदोलन किए, जहां मनचाहा आंदोलन किया। क्या कभी किसी को इस तरह से रोका गया? और रोकने का जहां तक सवाल है, तो क्या यह सरकार हाथरस में राहुल गांधी को रोक पाई थी? धक्का देके सड़क पे गिरा दिया। क्या लखीमपुर में रोक पाई थी? प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करके बंद कर दिया। तो आप किसी भी स्थिति में राहुल गांधी को रोक नहीं पाएंगे, और आपने यह साबित कर दिया है कि आप सबसे ज्यादा अगर किसी से डरे हुए हैं, आपको सबसे ज्यादा किसी के नाम से घबराहट होती है, तो वो राहुल गांधी है। देखिए, देश में आज जो स्थिति है, कानून का शासन कहीं दिखाई नहीं देता है। राहुल ने इसीलिए इसका नाम रखा है न्याय यात्रा। न्याय कहीं दिखता नहीं है, कहीं मिलता नहीं है। बिना कानून के शासन के, बिना न्याय के क्या कोई भी लोकतांत्रिक सरकार चल सकती है? और लोकतांत्रिक छोड़िए आप, कोई भी सरकार भी छोड़िए, कोई कबीला भी, जो पहले कबीले होते थे, परिवार, जो संयुक्त परिवार होते थे, वहां भी एक नियम होते थे, रूल होते थे, और जहां वो नियम और रूल टूटते थे तो वो कबीला भी टूटता था, परिवार भी टूटते थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आज सारी की सारी जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब ध्वस्त कर दी गई हैं, कोई संवैधानिक संस्था नहीं बची। और मीडिया की तो हम लोग बात कर ही नहीं सकते, मीडिया का तो हाल सबसे बुरा है। मगर सिर्फ मीडिया नहीं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चुनाव आयोग की बात नहीं कर सकते। चुनाव आयोग क्या है आज? चुनाव आयोग मिलने का टाइम तक नहीं दे रहा है। अरे ईवीएम पर अगर विपक्षी दल उससे मिलना चाह रहे हैं तो मिलने से मना कर सकता है वो? कोई कलेक्टर भी मना नहीं कर सकता था। कलेक्टर मना करता था तो उसका ऐसा घेराव होता था कि वो जिंदगी भर याद रखता था। लेकिन आज जो है कि मेरी मर्जी, जो मैं चाहूंगा वो मैं करूंगा। तो अब जनता इससे परेशान हो चुकी है, और जनता को इसमें जो रास्ता दिखता है वो यही दिखता है कि अगर ये सारे लोग एक हो गए, अभी आपने कहा कितने राज्यों में हो गया है, देखिए महाराष्ट्र में करीब करीब पूरा हो गया है। प्रकाश अंबेडकर के आने से गठबंधन और मजबूत हो गया है। बिहार में भी ये पूरा हो जाएगा। है वहां सीटों का देखिए हर जगह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर आदमी चाहता है कि मुझे ज्यादा सीटें मिले। मगर आपको याद होगा लालू जी ने मुंबई में कहा था, तीसरी बैठक में इंडिया गठबंधन की,
कि हम देने में यकीन करेंगे, हम इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि हमें कम सीट मिल रही है। और यही भावना देखिए कुछ ही दिनों में सारी पार्टियों में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि 2 सीटें तो मैं ज्यादा ले लूंगा, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन नहीं जीता, मोदी जी वापस आ गए, तो उसके बाद न मेरी 1 सीट किसी काम की होगी, न मेरी 2 सीट किसी काम की होगी। ये आखिरी चुनाव है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाने का। अभी जिस तरह का हाल हो रहा है, उसके बाद सब लोग समझ सकते हैं कि क्या होगा। महंगाई पर कोई सवाल, बात ही नहीं है। बेरोजगारी पर कोई बात होती ही नहीं है। निजीकरण पर कोई बात होती नहीं है। सारी समस्याओं को इन्होंने पीछे धकेल दिया है। राम मंदिर अभी 22 तारीख को हो जाएगा, उसके बाद वो पूरा चुनाव राम मंदिर के इर्द गिर्द लेके जाने वाले। उसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? आप देखिए कि अगर आप युवा से बात करें, बेरोजगार से बात करें, आम जनता से बात करें, तो एक ही बात कहती है कि परेशान तो हम भी हैं, लेकिन कैसे होगा? तो कैसे होगा का हल जो है वो एक ही चीज में है और किसी चीज में नहीं है, और वो एक चीज है 1 सीट पर 1। जब 1 सीट पर 1 लड़ेगा विपक्ष, तभी वो मुकाबला कर सकता है और तभी वो मोदी जी को हरा सकता है। और आप देखेंगे कि अगर 1 सीट पर 1 लड़ लिए और मोदी जी को शिकस्त हो गई, तो अभी मध्य प्रदेश में खाली आप शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं मेरे से कहते थे कि आपके चरण कमल, और अब होर्डिंग में से मेरी तस्वीर गायब। तो आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि ऐसे जो है शिवराज सिंह चौहान बीजेपी में हर जगह पैदा हो जाएंगे, हर जगह पैदा हो जाएंगे। वसुंधरा भी डरी हुई हैं क्योंकि उनके बेटे के करियर का सवाल है। वो मेंबर है लोकसभा का। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। बीजेपी के लोग भी ईडी से उतना ही डरते हैं जितना विपक्ष के लोग डरते हैं। सीबीआई से और इनकम टैक्स से उतना ही डरते हैं जितना कि विपक्ष के नेता डरते हैं। कोई भी आज हिम्मत के साथ, साहस के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक शख्स है, राहुल गांधी। सबने देखा कि वो पूरे कोरोना के टाइम में हिम्मत के साथ लड़ता रहा, बोलता रहा। उसके बाद चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे मजदूरों के साथ देने की बात हो, चाहे और कोई इश्यू हो, हर बार राहुल गांधी अकेला सामने आया है और बोला। और उस आदमी के अंदर वो बात है जो पहले के नेताओं में होती थी कि हम अपने सिद्धांतों के प्रति जो है वो अडिग हैं, कमिटेड हैं, हमारा एक कन्विक्शन है, और उस कन्विक्शन की वजह से परिणाम चाहे जो भी हो हम उसके लिए लड़ेंगे। और आप देखिए कि राहुल की ये यात्रा जो है पूरा गेम पलट देगी, पूरा गेम पलट देगी। अगर इसको रोक लिया तो भी, नहीं रोक पाने की हिम्मत करी तो भी, अगर सरकार डर गई और कहेगी कि आप कर सकते हैं, तो भी पूरे देश में ऐसा मैसेज जाएगा कि राहुल से राज्य की सरकार मणिपुर की, वीरेंद्र सिंह की और केंद्र की सरकार डर गई है। और रोक लिया तो आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा मामला बनेगा जिसे कोई भी नहीं चाहता है। हमारे देश का कोई मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठे ये कोई नहीं चाहता है। अरुण शौरी ने एक बार कहा था, अरुण शौरी ने कहा था कि मोदी जी जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं वो मुझे मालूम है। और उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा ये विदेशी मीडिया में आ रही खबरों से सबसे ज्यादा डरते हैं। यहां पे तो इन्होंने मैनेज कर रखा है, वहां मैनेज नहीं कर सकते। इन्हें एक अपनी झूठी इमेज की परवाह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत है, और वहां जब खबरें छपती हैं तो ये सबसे ज्यादा डरते हैं। और आपने देखा कि उसी वजह से ये सारे फैसले वापस लेते हैं, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे भी ट्रक ड्राइवरों का मामला हो, इन्हें अपने फैसले सारे वापस लेना पड़े हैं। क्योंकि जब भी ऐसे मामले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठते हैं तो ये हमेशा ये सोचते हैं कि मेरी छवि में डेंट हो रहा है, और ये उस छवि में डेंट करने को तैयार नहीं है। और ये बात बीजेपी के नेता और आरएसएस के नेता भी आज जान गए हैं कि बीजेपी की छवि में डेंट हो, बीजेपी की छवि खराब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएसएस की छवि खराब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी की छवि बनी रहना चाहिए, उनकी छवि चमकती रहना चाहिए। तो आप देखेंगे कि सवाल आरएसएस में भी उठेंगे, बीजेपी में भी उठेंगे, बशर्त कि ये इंडिया गठबंधन 1 सीट पर 1 होकर चुनाव लड़ ले,
और इस बात की परवाह ना करे कि दो किसको ज्यादा मिली है, दो किसको कम मिली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक सीट पर एक, और गठबंधन में उस ढंग